अपने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। ये तो खैर होना ही था, पर ऐसे होगा और अभी होगा, किसको खबर थी? देश होली खेल रहा था, रंग गुलाल उड़ रहे थे, लेकिन बिहार में राजनीति एक अलग ही रंग ले रही थी। बिहार वाले होली खेल रहे थे और सियासत में खेले की स्क्रिप्ट जो पता नहीं कब लिखी गई थी, लेकिन उसका स्क्रीन नहीं, रियल प्ले शुरू हो चुका। हवा में उड़ते गुलाल की तरह ये खबर भी उड़ने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। खबर उड़ी तो पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति के अलग अलग रंग बिखरने शुरू हो गए। नीतीश को जानने वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि नीतीश कुमार यूं कुर्सी छोड़कर संन्यास वाले मोड में कैसे चले गए। लेकिन नीतीश के राज्यसभा जाने वाली खबर जो पहले हवाओं में तैरनी शुरू हुई थी, दिन ढलते ढलते यानी कि 4 मार्च की शाम होते होते एक पुख्ता खबर के रूप में लगने लगी। पर एक ओर जहां खबरों को लेकर सरगर्मी थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली से पटना तक जेडीयू बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा और नेताओं की जुबान मौन थी। नीतीश का बयान आने या फिर उनकी ओर से राज्यसभा के नामांकन पेपर पर साइन करने तक कोई पुख्ता तरीके से कुछ कहने को तैयार नहीं था, न बीजेपी वाले और न ही जेडीयू वाले। और आखिरकार इन अटकलों पर विराम लगाया खुद नीतीश कुमार के पोस्ट में, और वो भी होली के अगले दिन। एक्स पर नीतीश कुमार ने पोस्ट किया और पोस्ट के साथ ही साफ हो गया कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार है। और राज्यसभा जाने का मतलब सीधा था नीतीश का एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास, या यूं कहें कि बीजेपी ने तरीके से एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एग्जिट की तैयारी करी। यानी 21 सालों तक बिहार की राजनीति के लिए अपरिहार्य हो चुके नीतीश कुमार पर सियासी संन्यास की ओर अब वो बढ़ चले हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो बिहार के दोनों सदनों और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने वाले नेता हो जाएंगे। लेकिन ठसक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी थी, वो अब शायद ही देखने को मिले। पर यह सवाल तो फिर भी अपनी जगह ही था कि आखिर सियासत के हर रंग में माहिर नीतीश कुमार ऐसे कैसे मान गए, या पर्दे के पीछे कुछ और भी है। वैसे सूत्रों की माने तो इसके पीछे असल वजह है नीतीश कुमार का लगातार गिरता स्वास्थ्य। वो लोग जो उनके आसपास हैं, उनका ये मानना है कि जेडीयू और नीतीश कुमार के करीबी और बीजेपी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी तबियत वाइज ठीक नहीं है, जो चुनाव से पहले ही बातें चलती हैं। लेकिन वो लोग जो नीतीश कुमार को प्यार करते हैं, वो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि दिल्ली जाकर राज्यसभा का सांसद बनके वो कोई और बड़े रोल में रहेंगे, नोइंग नीतीश कुमार कि जब वो डील करते हैं तो वो कुर्सी के बिना डील नहीं करते। अब देखिए, जिसके बाद पार्टी के जो ये तमाम चीजें हुई, तो पार्टी के जो 2 वरिष्ठ नेता हैं जो आजकल सारे सियासी फैसले कर रहे हैं, जिन पर यह भी आरोप है कि वो बीजेपी के पास ज्यादा खड़े नजर आते हैं, उन्हें लगने लगा था कि जेडीयू और नीतीश कुमार की विरासत को बचाए रखने के लिए नीतीश का एग्जिट होना जरूरी है और निशांत की एंट्री भी जरूरी है। और फिर बीजेपी का तो बरसों पुराना अरमान ही था कि बिहार में अपना यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। अब कुल जमा बात यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण का जो फॉर्मूला बना है, उसमें बिहार में बीजेपी के खाते में मुख्यमंत्री का पद और 15 मंत्री पद आएंगे।
तो वहीं जेडीयू के खाते में डिप्टी सीएम और 15 मंत्री पद आएंगे, जबकि एलजेपीआर को 2 मंत्री पद, आरएलएम और एचएएम को एक मंत्री पद मिल सकता है। खैर, सीएम डिप्टी सीएम वाला गणित तो देर सवेर सुलझ ही जाएगा, पर यहां सवाल सिर्फ नीतीश के बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स से एग्जिट भर का नहीं है। सवाल है नीतीश के उस वोट बैंक की विरासत का जिन्हें उन्होंने सींचा और शायद जिसकी वजह से वो 20 साल तक अपनी कुर्सी पर रहे। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी। आपको भी बताऊंगी कि कैसे बीजेपी नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने का प्रयत्न करेगी, और साथ ही यह भी बताऊंगी कि कैसे बीजेपी ने इस एक दांव के चलते बंगाल चुनाव के सबसे मुश्किल सवाल का भी हल ढूंढने की पूरी कोशिश की है। देखिए, बंगाल की बात करूं उससे पहले बिहार का रण समझ लेते हैं। ये वो समीकरण है जिसने नीतीश को बिहार की राजनीति में अपरिहार्य बना दिया था। बिहार के जातीय, धार्मिक और सामाजिक समीकरण में, अच्छा देखिए कितनी अजीब सी बात है कि 20 सालों से वो कुर्सी पर रहे और अक्सर ये बात उठती आई कि एक न एक दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा, नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन हर बार वो बड़ी चर्चा का विषय होता था। यहां तक कि जब आखिरी चुनाव हुए तब भी ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जाएंगे, नीतीश कुमार शपथ लेंगे। लेकिन अब जब वास्तविकता में नीतीश कुमार दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं, तो वो कितने ही, जैसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगा, कितने ही बिना आभास हुए, कोई रिएक्शन नहीं आया। थोड़ा बहुत पार्टी के अंदर नाराजगी हुई, घरों के बाहर थोड़ा बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन कितनी आसानी से, या यूं कहें कि पर्दे के पीछे की जो स्क्रिप्ट थी वो कितनी ज़बरदस्त थी कि खुद नीतीश कुमार ने पोस्ट किया, ज़्यादातर जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अब धीरे धीरे सब लोग इसे एक्सेप्ट करने लग गए। जैसे ही अमित शाह पटना से दिल्ली पहुंचे, इसके बाद उस तरह की कोई चर्चा नहीं आई। ये बात अलग है, सोशल मीडिया पे तमाम बातें, लेकिन इतना बड़ा एग्जिट या रिप्लेसमेंट हुआ और किसी को कोई फर्क तक भी नहीं पड़ा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सामाजिक समीकरण बिहार में, जातीय, धार्मिक और सामाजिक समीकरण में तेजस्वी यादव के पास जो 14% यादव, 18% मुस्लिम वोट बैंक हैं, जो आमतौर पर इंटैक्ट माना जाता है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास ईबीसी का 36% वोट बैंक। ये वर्ग में कुर्मी, कोयरी यानी कि कुशवा और कुछ मुस्लिम जातियां समेत करीब 112 जातियां आती हैं। अच्छा, नीतीश कुमार अक्सर कहते थे कि टोपी और तिलक साथ चल सकते हैं, इसलिए जेडीयू में हमेशा मुस्लिम वोट पड़ता है, और बिहार विधानसभा की 120 सीटों पर इसका असर देखने को मिला। जो हम बात कर रहे हैं कि 36% वोट बैंक था, 112 जातियां आती हैं। बड़ी बात यह है कि समाज की करीब 100 जातियां ऐसी हैं जिसकी अलग अलग जाति गोलबंदी के हिसाब से आबादी 1% या उससे भी कम है, लेकिन ये समाज एकजुट होकर निर्णायक वोट बैंक बन जाता था। और इसके अलावा महिला वोटर्स के बीच भी नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग बेहद सशक्त है। मैंने बिहार चुनाव कवर किए और मैंने देखा कि वहां पर महिला जो वोट बैंक था वो नीतीश कुमार को लेकर एकदम पूरी तरीके से निष्ठा के साथ उनके साथ खड़ा था। 2025 के विधानसभा चुनाव जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, तब भी नीतीश कुमार को ये जन समर्थन जबरदस्त तरीके से मिला, और जिसकी वजह से महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया था। पर अब जैसे कि नीतीश का एग्जिट तय है, तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। तो भाई ये मत समझिए कि जाहिर तौर पे बीजेपी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी। जो ये पूरा जो तरीके से काम हो रहा है उसके पीछे है ये 36% वोट बैंक को बड़े स्विफ्टली बीजेपी अपने हाथों में लेगी अब आने वाले 4.5 साल। वो कैसे? देखिए, जो हुआ ये पहले से ही तय था, तो बीजेपी ने इसकी पटकथा पहले ही लिखनी शुरू कर दी थी। कैसे? अब वो समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है विधानसभा चुनाव से पहले ही। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में देरी की, नहीं की।
उसे अपना पूरा समय लिया पार्टी ने। और जब बिहार चुनाव थे उससे पहले तय था कि नितिन नवीन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, लेकिन बिहार चुनाव हुए, नतीजे आए और उसके बाद अनाउंसमेंट किया गया। ये सोच समझ के किया। ठीक वैसे ही ये जो आज हो रहा है, ये बीजेपी ने पटकथा चुनाव से पहले तय कर ली थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से जब बीजेपी ने डॉक्टर प्रेम कुमार को, ये सारे वो इंसिडेंसेस हैं जो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि बीजेपी ने डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर प्रेम ईबीसी समाज से आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से पूरा ये जो पटकथा है। और 53 साल बाद बिहार को बीजेपी ने इस समाज से विधानसभा अध्यक्ष दिया। मंत्रिमंडल में भी ईबीसी समाज को तवज्जो दी। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और अरुण शंकर प्रसाद धानुक समाज के सुरेंद्र मेहता भी मंत्री बने। कुशवाहा समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी का कद बढ़ा और वो डिप्टी सीएम बने। कुशवाहा समाज बीजेपी का वोटर नहीं माना जाता, लेकिन सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी इस समाज को अपने हाथ के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, अपने साथ लेने की कोशिश कर रही थी। कुशवाहा समाज बिहार में 4.2%, 4.2% माने जाते हैं। और मगध, शाहाबाद, सिवान, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, बेतिया, मोतिहारी इलाके की 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भी होते हैं। और जाहिर है अगर बीजेपी नीतीश कुमार के इस वोट बैंक को अपने साथ एकजुट करने में कामयाब हो गई तो यकीनन वो बिहार में अपराजय बन जाती है। और इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए अब बीजेपी के पास करीब 3.5 साल होंगे। और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये वो जातियां हैं जो लालू यादव की नीतियों और यादव समाज की दबंगाई से तंग आकर नीतीश कुमार के साथ जुड़ी थी। तो वही तेजस्वी यादव अपनी लाख कोशिशों के बाद भी इस समाज तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। यह अलग बात है कि इस समाज की ताकत को सबसे पहले लालू यादव ने ही पहचाना था। और आपको याद होगा 1990 से 2005 तक यही जातियां लालू यादव की पक्की वोटर भी मानी जाती थी। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार ने इस समाज को अपने साथ जोड़ा। कुर्मी कोयरी वोटर के साथ मिलकर इन जातियों के लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अपरिहार्य बना दिया। तो ये रही नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात। और एक और बात हुई जब ये चुनाव हुए 2025 में, उसके बाद पहली बार भी इस साल में ऐसा हुआ कि होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी ने अपने पास रखी। देखिए किसी भी राज्य और खासतौर पे बिहार, जब पुलिस आपके साथ है तो एक मजबूती होती है, एक ठसक होती है उस पद के अंदर सीएम की। लेकिन जब होम मिनिस्ट्री चली जाए तो तभी समझ जाना चाहिए था, या समझ चुके थे हम लोग, कि अब बदलाव होगा इवेंचुअली, और वो समय आ गया। अब ये बात भी बता दें आपको कि आखिर बीजेपी ने इस पावर शिफ्टिंग के लिए यही समय क्यों चुना। तो इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की एक बात सुना देती हूं जो उन्होंने बिहार चुनाव में जीत के बाद कहा था। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो बिहार से बीजेपी की गंगा अब बंगाल की ओर बढ़ चली है। वो कैसे और क्यों? इसके लिए बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहिए। और इसे समझने के लिए आप ये पॉलिटिकल मैप देखिए, आपको आसानी से समझ आएगा कि क्या वजह है। देखिए पश्चिम बंगाल के 3 जिले बिहार की सीमा से मिलते हैं, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और दार्जिलिंग। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, तो मालदा जिले में 12 और दार्जिलिंग जिले में
5 विधानसभा सीटें हैं। यानी अपना मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल की कुल 26 विधानसभा सीटों पर भाजपा अब पहले से अधिक कारगर चुनाव प्रबंधन कर सकेगी। अब देखिए, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है और बीजेपी का बहुत लंबा एक सपना रहा है कि वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, बीजेपी की सरकार बने। और इसकी गंभीरता इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पिछले 3 महीनों के भीतर ही तीनों ने बंगाल के चक्कर लगाए हैं और बयान भी सोच समझ के दिए जा रहे हैं। अब पिछली बार की तरह नहीं कि हम डायरेक्ट अटैक ममता बनर्जी पे कर रहे हैं, कई बार वो सेंटिमेंट बंगाल में खड़ा हो जाता है जो पिछली बार हो गया था। इस बार बीजेपी सेलेक्टिव बयान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी 17-18 जनवरी को बंगाल के दौरे पर थे और अब 14 मार्च को भी वो बंगाल जा सकते हैं। अमित शाह 31 जनवरी इस साल पहली बार बंगाल गए और अब तक वो 3 दौरे कर चुके हैं और वहीं नितिन नवीन भी 2 बार बंगाल का चक्कर लगा के आए। अच्छा, ये तो बात है ही कि बंगाल में बहुत सारे बिहारी वर्कर्स हैं जिनका इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिलेगा और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नितिन नवीन के कंधे पर भी है क्योंकि वो बिहार से आते हैं। नितिन नवीन बिहार से ही हैं और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होने पर वो पार्टी की योजनाएं ज्यादा आसानी से लागू करा पाएंगे। खैर, फिलहाल तो बीजेपी के सारे मोहरे फिट भी नजर आ रहे हैं और हिट भी, पर राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इसकी आस में तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया और लालू यादव तो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश के पेट में दांत है, यानी नीतीश कब और क्या कर जाएं, इसकी भविष्यवाणी करने का जोखिम कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं उठा। तो जब तक बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बिठा लेती, तब तक ना तो ये अटकलें खत्म होंगी और ना ही बीजेपी का चाणक्य चैन से बैठेंगे। ये तो तय है। और वैसे भी बिहार में जब जब फागुन की बयार बहने लगती है, राजनीति की नई हवाएं चलती हैं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24 पर।